गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। हमने एनपीओ के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। बेसिक पढ़ लिया था हमने, बेसिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग तक पढ़ लिया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट देख लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देख लिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया था। अब हम आज आगे शुरू करते हैं। 1 मिनट, तो देखिए, कैटेगरीज ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी हमने देखा था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, यानी यदि ये स्पेसिफिक फंड क्वेश्चन में गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कब होता है? जब वो डेफिसिट में चला जाता है। तो देखिए, इन a not for profit organization the funds may be classified as general and specific. जनरल फंड आर अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। इसका मतलब क्या है? इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज टर्म्ड एज जनरल फंड और कैपिटल फंड। द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट इज transferred to capital fund every year. This fund does not carry any restriction and management is free to use it to fulfill the objective of the organization. जनरल फंड वो फंड है या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको मैनेजमेंट यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। किसी भी पर्पस इन द सेंस कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, जिसके लिए एनपीओ का सेटअप किया गया है, वो सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकता है। इट इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड फंड। यानी जनरल फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड या फिर एक्यूमुलेटेड फंड, आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर कैपिटल फंड। स्पेसिफिक फंड आर रिस्ट्रिक्टेड फंड। स्पेसिफिक फंड्स आर, नाम से ही लग रहा है स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है और स्पेसिफिक पर्पस में ही इसको यूज करना है। द यूज ऑफ सच फंड इज रिस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। या तो इस फंड में या तो डोनर ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, दानदाता ने, यानी जिसने आपको दान दिया है उसने स्पेशल बोल दिया कि भाई साहब इसका यही काम होना है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है, यानी इसका यूज सिर्फ इसी पर्पस के लिए हो सकता है। द इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दीज फंड्स आर डायरेक्टली एडजस्टेड फ्रॉम द कंसर्न फंड एंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी हमने इतने सारे एग्जांपल देखे थे फंड बेस्ड के पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, जो भी है उसमें सारा एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा। इट इज आल्सो नोन एज और स्पेशल फंड। इसको स्पेशल फंड भी कहा जाता है। एग्जांपल प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, बिल्डिंग फंड, इंडोमेंट फंड, एन्युटी फंड, लैंड लोन फंड, एटसेट्रा। Let us prize fund. It is a fund which has been set up to use fund for distribution of prizes for the achievements or contribution to the welfare of society. यानी कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है और दूसरे पर्पस के लिए नहीं हो सकता। फिर आया एंडोमेंट फंड। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आप इन ये छोटी छोटी डिफिनेशंस को जरूर याद रखें। एंडोमेंट फंड, it is a fund arising from a bequest or gift द्वारा मिलता है। the income of which is devoted for a specific purpose. Thus endowment fund is a donation in which the donor puts a condition that only the income earned from the investment of such fund can be used for the specific purpose and not the principal amount। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडोमेंट फंड मिला किसी भी एनपीओ को, मान लीजिए 5 लाख रुपए मिले। अब क्या करना है, जो डोनर होता है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है कि ये 5 लाख रुपए आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दो और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपकी इनकम होगी, मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कर दी, उस एफडी पर जो आपको ब्याज मिलेगा उस ब्याज का यूटिलाइजेशन आप स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए करेंगे। लेकिन जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख का, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड डू नॉट प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का यूज नहीं कर सकते, उससे जो इनकम होती है, उससे जो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ आप उसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एन्युटी फंड, दिस फंड इज क्रिएटेड फ्रॉम
contributions of the members with the condition of giving annuity to the beneficiary. However, the fund becomes the property of organization after the death of the beneficiary. मतलब for example, suppose Mr. Ram Prasad has given 5 lakh to charitable institution with the condition that after his death the institution will pay 6,000 per month to his son beneficiary during his lifetime. After the death of beneficiary, the fund will become the property of the institution. यानी कि मिस्टर राम प्रसाद हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए डोनेशन के रूप में दिया और क्या कहा कि जब उनकी डेथ हो जाएगी राम प्रसाद की, तो उनके बेटे को 6,000 रुपए पर मंथ इससे इनकम जो भी है वो मेरे बेटे को तब तक देना जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। और जैसे ही उस बालक बच्चे की डेथ होगी राम प्रसाद के, उसके बाद पूरा का पूरा 5 लाख रुपया जो है वो किसका हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। लोन फंड, these funds are created to grant loans for a specific purpose. For example, educational institution may set up loan fund to grant loans to needy student to pursue higher studies. लोन फंड भी हो सकता है जो हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स, गरीब बच्चों को दिया। फिक्स्ड एसेट्स फंड का मतलब क्या है कि दिस फंड इज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, बिल्डिंग, पवेलियन एटसेट्रा, वो सारा का सारा इस्तेमाल इस फंड से करना चाहिए। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है in the context of not for profit organization, when all the revenue receipt and income are credited and all expenses are debited to। यदि रेवेन्यू कोई भी ऐसा फंड मिला है जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट या डेबिट करते हैं, तो वो आइटम रेवेन्यू है और वो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके लिए हमें कोई स्पेशल सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, तो वो फिर नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे एक एक बहुत अच्छे से देखिए, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस इज द अमाउंट paid by the new members at the time of joining of organization. It is treated as a revenue receipt and it is credited to income and expenditure account. बहुत अच्छे से ध्यान रखना, as per CBSE curriculum, interest fees is to be treated as revenue income and is to be credited to income and expenditure account. However, if specific instruction is given in the question to treat entrance fees as capital receipt, then it should be shown in balance sheet on the liability side. अब क्या कहना है कि एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस आपको नॉर्मली रेवेन्यू मानना है। रेवेन्यू मानोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम तरफ आपको क्रेडिट करना है। लेकिन यदि इसमें डोनर ने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको आपको कैपिटल रिसिप्ट मानना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा, स्पेसिफाइड हो क्वेश्चन में कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को आपको कैपिटलाइज करना है, तो ही आप उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। अदरवाइज डिफॉल्ट एजम्पशन है एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही क्रेडिट होगा एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द लाइफ मेंबर्स। इट इज a receipt of non-recurring nature, so it is treated as capital receipt and added to the capital fund on the liability side of balance sheet. लाइफ मेंबरशिप फीस जो है इसको आप कैपिटल रिसिप्ट मान करके इस बैलेंस शीट में एसेट साइड, लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। डोनेशन भी दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में जाता है। स्पेसिफिक कोई भी आइटम है तो उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के थ्रू ही होता है। लिजेसी, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड or any valuable item received as per the will of a deceased person. It appears on the receipt side of receipt and payment account. The donor may or may not specify the condition for use of amount of legacy. In a condition, specified condition है तो legacies बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी साइड, और यदि स्पेशल
इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे। इन द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन legacies are capitalized and shown on the liability side of balance sheet। यदि क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो लीजेसी को आप हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, let us first understand the accounting treatment of general donation specific legacy। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। From the following extract of receipt and payment account, so how will you deal with the following while preparing balance sheet of club एज एट 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है, यहाँ रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखिए डोनेशन लिखा है मतलब जनरल है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखा है मतलब स्पेसिफिक है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी है, लिगेसी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एडिशनल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 2000 बिल्डिंग फंड पहली मार्च, देखिए आप यहाँ पर अकाउंटिंग कब की कर रहे हैं 31 मार्च 2020 और यहाँ पर जो बैलेंस दिया है वो है 31 मार्च 2019, यानी ये है ओपनिंग बैलेंस और वहां हमें बनाना किसका है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की। तो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का देखिए ट्रीटमेंट कैसा है, इसका कुछ वर्किंग नोट भी होगा। वर्किंग नोट, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिगेसीज आर कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कैपिटल फंड, यानी आपको लिगेसी को बैलेंस शीट में लिखना है। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू कैपिटल फंड, इसको भी कैपिटलाइज करना है यानी बैलेंस शीट में। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी स्पेसिफिक रिसिप्ट है, इसलिए इसको भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब बैलेंस शीट में जाएंगे। डोनेशन फॉर 10,000 विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन। तो देखिए आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी एसेट साइड आ गया, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस 2 लाख आ गई, उसके बाद यहाँ कैपिटल में लिगेसी जोड़ दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस प्लस कर दिया, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड प्लस हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल 2 लाख की जितने की ये बिल्डिंग बन गई इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग से माइनस कर देते हैं। स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 12,000 मिला, आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा और गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। ठीक गाइस, हम आगे देखते हैं। तो ये 4 चीजें देखने के बाद अब हम 5वीं चीज देखते हैं, रिसिप्ट एंड expenses for special occasions। Sometimes the not for profit organization make arrangements for certain special occasions like drama, annual dinner, cultural meet, etc. The net amount received and payments from such occasions is transferred to the income and expenditure account। इन ये जो स्पेशल ओकेजन्स वाले हैं इनको कहाँ डाला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये कैपिटलाइज नहीं होंगे। When receipt from such occasion is more than the payment, then the excess receipt are shown on the credit side of income and expense। देखिए इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए आपको डोनेशन मिला ड्रामा के लिए डोनेशन मिला, या एनुअल डिनर के लिए, या कल्चरल मीट के लिए आपको डोनेशन मिला मान लीजिए 1,00,000 रुपए, और उसमें एक्सपेंसेस लगे आपको 80,000 80,000, तो बीच का जो 20,000 का डिफरेंस है, रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, इसलिए ये जो डिफरेंस है 20,000 का, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा, यानी इनकम तरफ लिखना है।
लेकिन कहानी पलट जाए, आपको डोनेशन मिला कल्चरल फंड, डिनर या फिर एनुअल मीट के लिए, कि आपको डोनेशन मिला है 1 लाख रुपए, लेकिन एक्सपेंसेस लगे 1,30,000, 1,30,000 का आपका एक्सपेंस लगा। तो 30,000 रुपए जो 30,000 कम है अमाउंट डोनेशन का, इसकी भरपाई करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको डेबिट कर देंगे, यानी एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। यानी आप ध्यान रखना, रिसिप्ट एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो डिफरेंस रिसिप्ट साइड जाएगा, यानी सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम तरफ जाएगा, और यदि एक्सपेंसेस ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो फिर डिफरेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस में लिखना है। ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन सेल करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड मटेरियल लाइक ओल्ड बॉल्स, बैट्स, नेट्स एटसेट्रा इज रेगुलर फीचर with any sports club, it is usually shown in income and expenditure account में ही लिखते हैं इसको। उसके बाद पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। होनोरेरियम एक पेमेंट है, टोकन पेमेंट है, जो कि स्पेसिफिक सर्विस के लिए लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कई बार विजिटिंग फैकल्टीज आकर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देके जाती हैं या फिर स्पेशल सेमिनार करके जाती हैं, उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो कहलाता है होनोरेरियम, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट ही होगा। सेल ऑफ ओल्ड एसेट है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल, इफ एन ओ आइटम ऑफ फर्नीचर विथ ए बुक वैल्यू 5,000 सोल्ड फॉर 4,000, तो ये जो लॉस है 1,000 का, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है उसको 5,000 से कम कर देंगे, इतना ध्यान रखना है। अच्छा सर, कहानी उल्टी हो तो, यानी कि फर्नीचर की बुक वैल्यू है 4,000 और सेल वैल्यू है 5,000, तो 1,000 का जो प्रॉफिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम तरफ चला जाएगा, और बैलेंस शीट में जो माइनस होगा वो 5,000 ही माइनस होगा। सबसे डेंजरस एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन। बस सब्सक्रिप्शन को करने से पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि जब भी आप एनपीओ की अकाउंटिंग करेंगे तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो ये है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, और जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो सिर्फ उसी का डाटा आपको उसमें लिखना है। यदि उसके पहले का है तो माइनस हो जाएगा ओपनिंग के नाम से, और यदि उसके बाद का है तो वो भी क्लोजिंग के नाम से माइनस हो जाएगा। लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों कि 1 अप्रैल 2019 से पहले यदि आपको कुछ मान लीजिए मिला और वो 2019-20 का है तो उसको आप प्लस कर लेंगे, लेकिन यदि वो 18-19 का है तो उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही कोई अमाउंट आपको नहीं मिला है 19-20 का, पर वो मिलेगा अगले साल, तो उसको हम इसी साल प्लस कर लेंगे। मान लीजिए हमें आगे का अमाउंट अभी मिल गया तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। इसके कैलकुलेशन का फॉर्मेट ये एक देख लीजिए आप, ये हमें ये फॉर्मेट है इसका। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। फिर एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ये ओपनिंग एडवांस है, उसमें से लेस करना है ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और माइनस करना है क्लोजिंग एडवांस। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें प्लस कर दोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, प्लस कर दोगे ओपनिंग एडवांस रिसीव्ड, और माइनस कर दोगे क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड, और माइनस कर दोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पेड। ठीक है, बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन यदि अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस आ जाएगा और उसके बाद अमाउंट आ जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं
ये द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय टाइगर क्लब इन द ईयर 2018-19 35,000। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1600 रिसीव्ड फॉर 17-18। देखो आप अकाउंटिंग कब की कर रहे हो, 18-19 की। आपको मेन जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि आप अकाउंटिंग कब की कर रहे हैं। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 2018-19 की, और उसमें आपको 35,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है। इस 35,000 में आपके 1,600 रुपए कब के शामिल हैं, 17-18 के, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये 1,600 रुपए हम माइनस कर देंगे, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 2,800, और 18-19 का सब्सक्रिप्शन यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2,800, तो इसको प्लस कर देंगे। प्रिपेयर द बस, तो ये मैंने आपको बता दिया, अपन इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्सक्रिप्शन 35,000 मिला, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया, 36,200 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला। एक और देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एडिशनल कैलकुलेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन आपको निकालना है। सब्सक्रिप्शन मिला आपको 17 दिसंबर 2018, यानी ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर में तो आपको टेंशन ही नहीं लेने का। 17 और 19 से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या लिखी है, 31 दिसंबर 2018, यानी हमें सिर्फ 2018 से मतलब है, यानी 43,000 से मतलब है। अब इन्होंने बोला कि क्लब के पास 50 मेंबर है और हर मेंबर 1,000 रुपए देता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 50 मेंबर हैं और हर मेंबर 1,000 रुपए देता है, यानी टोटल साल भर में कितना मिलना चाहिए, 50,000, 50,000। पर मिला कितना, 43, यानी 7,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन यानी 50,000 जाएगा, और बैलेंस शीट में जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। 2017 का कितना था, 1,500, पर मिला कितना है, सिर्फ 1,000। तो 1,500 में से 1,000 चले जाएंगे, यानी 500, और करंट ईयर का 7,000 मैंने अभी बताया था। और जो एडवांस मिला है हमें ये 19 का 1,500 रुपए, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। ये यहाँ पर वर्किंग नोट इसका बना दिया है। आप नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। आपको सब्सक्रिप्शन मिला 30,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है ये देखिए। एडिशनल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखिए, यहाँ पर मार्च 19 है, यहाँ भी मार्च 19 है, और ये 18 है, यानी ये जो है ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 400, 17-18। हम जो काम करेंगे 31 मार्च 19, यानी हम शुरू करेंगे 18 से और खत्म करेंगे 19 में। और ये जो दिया है 400, ये कब का है, 17-18, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है। देखो शुरुआत में 700 रुपए आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो बोल रहा है कि अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 400, यानी करंट ईयर में हमें रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 300। कैसे, 700 माइनस 400, ये जो 700 है इसमें से ये 400 माइनस कर दीजिए, तो अब आपका कितना बचेगा, 300। और 300 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग में से आप क्या करेंगे, ये 400 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्टिल इन अरियर। इसका मतलब है कि इस 1,000 में ये 400 रुपए भी शामिल होंगे, यानी यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे। जो आएगा वो इसमें, अब इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो इसमें क्या कर देंगे आप, प्लस कर लेंगे। फिर ये ओपनिंग एडवांस है, ये ओपनिंग एडवांस ये प्लस हो जाएगा, और ये क्लोजिंग एडवांस माइनस हो जाएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं मित्रों कि अपन ने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट पर आ जाते हैं हम।
अच्छा, इन्होंने वर्किंग नोट बहुत अलग तरीके से बनाया है, तो हम यही देख लेते हैं। देखिए, आपका ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 30,000 आपको रिसीव हुआ, 12,100 का ओपनिंग एडवांस में मिल गया था, आउटस्टैंडिंग है 1,000 और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है 700 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना है 3100। चलिए, तो आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।